हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रजनीश कुमार। बच्चों, आज हम क्लास 8 की इंग्लिश की जो टेक्स्ट बुक है, मेन कोर्स बुक हनी ड्यू, उसका चैप्टर नंबर 1 दैट इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, उसके आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आपको मैंने प्रीवियस वीडियोस में इस चैप्टर को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया था हिंदी में, तो आज हम क्या है इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपके पेज नंबर 10 पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए कॉम्प्रीहेंशन चेक में, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस क्या है आपके इजीनेस के लिए मैंने क्या है क्वेश्चंस भी दिए और साथ में आंसर्स भी लिख दिया ताकि आपको नोट डाउन करने में मुश्किल नहीं हो, ठीक है। चलिए तो चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। ऑथर जो था बच्चों, उसको कबाड़ी की जो दुकान थी ना, जंक शॉप, उसमें क्या मिला, उसमें उसको क्या मिला। तो उसको मिला था बच्चों एक पुराना 19th सेंचुरी का बना हुआ रोल टॉप डेस्क, और बहुत दिनों से उसकी ऑथर की ऐसा ही एक डेस्क खरीदने की इच्छा थी, लेकिन वो खरीद नहीं पाया था, ठीक है। और ये बहुत ही बुरी हालत में था। तो देखते हैं क्या है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन ए जंक शॉप। द ऑथर फाउंड अ 19th सेंचुरी रोल टॉप डेस्क इन ए जंक शॉप, इन द जंक शॉप, ठीक है। तो कबाड़ी की दुकान में ऑथर को 19वीं सदी का बना हुआ एक रोल टॉप डेस्क मिला। ये डेस्क ऊपर से बहुत ही चिकना प्लेन होता है, वीनियर या सनमाइका जैसा कुछ इस पे लगा होता है, ठीक है। इट वॉज मेड ऑफ ओक, और ओक वुड का बना था। ओक एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसकी लकड़ी का बना हुआ था, मजबूत लकड़ी होती है। एंड वॉज इन ए वेरी बैड कंडीशन, और खस्ता हाल में था, टूटी फूटी कंडीशन में था। द रोल टॉप वॉज ब्रोकन इंटू सेवरल पीसेस। ऊपर का जो रोल टॉप था वीनियर, वो उखड़ गया था, कई टुकड़ों में बट गया था। वन ऑफ इट्स लेग्स वॉज क्लमजीली मेंडेड, और उसका जो एक टांग थी वो भी टूटी हुई थी, जिसको कि रिपेयर तो कर दिया गया था, बट बहुत अच्छी प्रकार से उसको रिपेयर नहीं किया गया था। क्लमजीली मेंडेड मतलब होता है, मेंडेड होता है रिपेयर। एंड इट हैड स्कॉर्च मार्क्स। स्कॉर्च मार्क्स मतलब होता है बच्चों जले का निशान, मतलब कहीं ना कहीं ये आग में फंस गया था, आग लगी थी इस पे, और इस पे जले हुए के ब्लैक कलर के स्कॉर्च मार्क्स थे, डाउन वन साइड, एक तरफ नीचे तक गए हुए थे वो। द ऑथर गॉट इट, और ऑथर ने, नरेटर ने इसको खरीद लिया इन ऑर्डर टू रिस्टोर इट, ताकि वो रिपेयर करके इसको यूज करना चाहता। तो उसको रिपेयर करने के लिए ऑथर ने इसको बहुत सस्ते में ही खरीद लिया। क्लियर। तो ये था क्या 19th सेंचुरी का बना हुआ रोल टॉप डेस्क, जो कि ऑथर को मिला जंक शॉप। चलिए बच्चों, इसमें दो क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं। आपको एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि उसको सिंपली क्या मिला, तो हम फर्स्ट लाइन में खत्म कर सकते हैं, और डिस्क्राइब करो कि उसकी कंडीशन कैसी थी ऑब्जेक्ट की, तो फिर नीचे पूरी की पूरी कंडीशन भी लिखे। तो इसके दो अलग अलग क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर। बच्चों, उसी टेबल के अंदर एक नीचे की ओर छोटा सा सीक्रेट ड्रॉर बना हुआ था, जो कि खुल नहीं रहा था। उसने उसको जोर से मुक्का मार के, फोर्स लगा करके खोला भी, तो उसको क्या मिला सीक्रेट ड्रॉर में। व्हाट डू यू थिंक हैड, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर। और जो भी उसको मिला, उसको वहां क्या लगता है आपको किसने रखा होगा उस चीज को, क्या चीज मिली, तो देखते हैं। द ऑथर फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। क्या मिला उसको बच्चों, एक काले कलर का एक छोटा सा टिन का डब्बा मिला उसको, ठीक है ना। ही फाउंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स इन द सीक्रेट ड्रॉर। सीक्रेट ड्रॉर में उसको काले कलर का टिन का डब्बा मिला। देयर वॉज ए पेपर सेलो टेप ऑन इट्स टॉप, और उसके टॉप पे एक पेपर चिपका हुआ था सेलो टेप की मदद से। और क्या लिखा था पेपर पे, इट्स सेड, क्या लगा था उसमें, उस पेपर पे लिखा था जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, 1915 जनवरी 25 को ये मिला। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, और मेरे साथ ये दफनाया जाना है जब उचित समय आएगा। ये बच्चों उस सेलो टेप किए गए पेपर पे लिखा हुआ था डब्बे के ऊपर, ठीक है। बॉक्स खोला तो बॉक्स के अंदर क्या था, एक एनवलप था, और एनवलप पे किसका नाम लिखा हुआ था बच्चों, एनवलप पे मिसेस जिम मैकफर्सन, और उनका पूरा एड्रेस लिखा हुआ था। मोस्ट लाइकली, तो सीधी बात है, अगर मिसेस जिम मैकफर्सन का एड्रेस लिखा था उस एनवलप के ऊपर, तो जाहिर है उन्होंने ही रखा होगा, ठीक है, टेबल के अंदर। सो मोस्ट लाइकली इट वाज पुट देयर बाय मिसेस जिम मैकफर्सन, हु वाज जिम्स वाइफ, और ये कौन थी, जिम की वाइफ थी। तो जिम ने वो पत्र लिखा होगा, इनको मिला होगा, इन्होंने ड्रॉर में रख दिया होगा संभाल के। हर नेम एंड एड्रेस वर ऑन द एनवलप इनसाइड द बॉक्स, और डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर जो एनवलप था, उस एनवलप पे मिसेस जिम मैकफर्सन का नाम और उनका पता भी लिखा हुआ था। इससे पता लगता है कि हमको
मिसेस जिम मैकफर्सन ने ही वो रखा होगा ड्रॉअर के अंदर उस रोल ऑफ डेस्क। क्लियर? चलिए आगे पढ़ते क्वेश्चन नंबर 3। हु हैड रिटन द लेटर टू हुम एंड व्हेन? ये पत्र किसने लिखा, टू हुम किसको लिखा, एंड व्हेन कब लिखा। ठीक है, तो सीधी बात है, हमको पता चल गया ये लेटर किसने लिखा, जिम मैकफर्सन ने लिखा है। किसको? अपनी वाइफ को लिखा है। वाइफ का नाम क्या था? कोनी मैकफर्सन। ठीक है, और ये लिखा गया था बच्चों क्रिसमस के अगले दिन दिसंबर 26, 1914। एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना बताने के लिए जो कि वो क्या है अपनी वाइफ के साथ शेयर करना चाहते थे। ठीक, सो जिम मैकफर्सन हैड रिटन द लेटर टू हिज वाइफ कोनी मैकफर्सन ऑन दिसंबर 26, 1914। 1914 में 26 दिसंबर को यह पत्र लिखा गया था। किसके द्वारा? जिम मैकफर्सन के द्वारा। किसको? अपनी वाइफ कोनी मैकफर्सन को। बच्चों नाम को कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, स्टार्टिंग ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, और ये पास्ट टेंस में चलेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड रिटन। ठीक है, नहीं है जैसा क्वेश्चन में उसी हिसाब से आंसर होना चाहिए हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाई वाज द लेटर रिटन? ये पत्र क्यों लिखा गया था? व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड? और ये क्या वंडरफुल आश्चर्यजनक घटना, आश्चर्यजनक चीज क्या हुई थी जो कि वो शेयर करना चाहता था अपनी वाइफ के साथ। जिम रोट द लेटर टू हिज वाइफ। तो ये पत्र जिम ने लिखा था। किसको? अपनी वाइफ को। ठीक है, जिम रोट द लेटर टू टेल हिज वाइफ अबाउट ए वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपेंड ऑन क्रिसमस डे। तो जिम ने ये पत्र अपनी वाइफ को लिखा यह बताने के लिए कि एक बहुत ही वंडरफुल चीज के बारे में बताने के लिए जो कि कब हुई थी? क्रिसमस डे को हुई। तो 26 दिसंबर को लिखा उसने और 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होता है। तो क्रिसमस डे पे एक बहुत ही अजीब, बहुत ही आश्चर्यजनक चीज के बारे में बताने के लिए अपनी वाइफ को ये लिखा। द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स वर एंगेज्ड इन अ वॉर। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे और जर्मन थे, इनके सैनिकों के बीच में क्या था? युद्ध चल रहा था इनके ट्रूप्स के बीच में। एंड येट ऑन दिस डे, और लड़ाई के बीच में, वॉर के बीच में भी, बोथ द ट्रूप्स मेट इन नो मैंस लैंड। तो नो मैंस लैंड बच्चों, दो सेनाएं एक ट्रेंच गड्ढा खोद के आमने सामने होती है और बीच का इलाका जो इस सेना का भी नहीं इस सेना का भी नहीं, वो कहलाता है नो मैंस लैंड। तो नो मैंस लैंड में ये दोनों सेनाओं के जो सैनिक हैं, ट्रूप्स हैं, ये मिले बीच में आकर के। कोई हथियार नहीं था उनके हाथों में। वॉज ए वंडरफुल थिंग बिकॉज राइट इन द मिडल ऑफ वॉर द सोल्जर्स वर मेकिंग पीस। ठीक है कि नहीं क्या? और बच्चों यहाँ इट लगा देंगे। ठीक, तो ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक चीज थी कि बिल्कुल वॉर छिड़ा हुआ है, वॉर के बीचों बीच बिल्कुल मैदान में, नो मैंस लैंड में, जहां पे एक्चुअली वॉर होना चाहिए था, तो सोल्जर्स वर मेकिंग पीस। और सोल्जर्स इकट्ठे हो गए थे क्या करने के लिए? शांति के लिए इकट्ठे हो गए थे। तो लड़ाई नहीं कर रहे थे उस दिन, क्रिसमस डे पे सेलिब्रेट करने के लिए इकट्ठे हो गए थे। तो ये बहुत ही वंडरफुल घटना थी जो अपनी वाइफ कोनी मैकफर्सन के साथ शेयर करना चाहता था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों जो जर्मन्स थे उनका जो सीनियर ऑफिसर था वो था हैंस वॉल्फ, एंड इधर से ब्रिटिशर्स का कौन था इंचार्ज? जिम मैकफर्सन। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स? कि उनके पास क्या काम था, क्या जॉब करते थे हैंस वॉल्फ जो कि जर्मन था एंड जिम मैकफर्सन जो कि ब्रिटिशर था। व्हेन दे वर नॉट सोल्जर, जब वो सैनिक नहीं थे तो क्या काम करते थे? वो जो हैंस वॉल्फ जो था वो एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता था। सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है पियानो के जैसा, और जिम मैकफर्सन स्कूल में एक टीचर थे। ठीक है, ब्रिटेन में। सो हैंस वॉल्फ प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा इन डसलडॉर्फ। ये जगह है जहां पे ऑर्केस्ट्रा में वो एक सेलो बजाया करते थे। सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है पियानो की तरह। जिम मैकफर्सन वाज ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, और इंग्लैंड में डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर थे कौन? जिम मैकफर्सन। चलिए अगला क्वेश्चन 6 वाला क्या है, हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डॉर्सेट? क्या हैंस वॉल्फ कभी भी डॉर्सेट गए थे जो कि इंग्लैंड में है? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? तो जब वो दोनों मिले हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन बिल्कुल क्रिसमस वाले डे पे, तो क्यों हैंस वॉल्फ ने कहा कि वो इंग्लैंड को अच्छे से जानता है? तो व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? तो क्यों उसने कहा कि डॉर्सेट को तो अच्छे से जानता है? नो, हैंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू डॉर्सेट। हैंस वॉल्फ नहीं लगता उनकी बातों से ऐसा, उसकी बातों से, कि वो कभी डॉर्सेट गया था। ही हैड लर्नड ऑल अबाउट इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, और उसने जो भी इंग्लैंड के बारे में उसको जानकारी थी, जो कुछ उसने इंग्लैंड के बारे में उसको मालूम था, जो कुछ सीखा था इंग्लैंड के बारे में,
वो अपने स्कूल से सीखा, एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश में जो वो बुक्स पढ़ता था उससे उसने सीखा इंग्लैंड के बारे में। तो डॉर्सेट का वर्णन उसने सुना होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा, तो इसलिए उसने बोला कि मैं जानता हूं डॉर्सेट को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर? बच्चों, ब्रिटिशर्स और जर्मन वॉर पे थे, लड़ाई में थे, तो क्या आपको लगता है कि जिम मैकफर्सन युद्ध से, वॉर से लौट के आया? हाउ डू यू नो दिस? और कैसे पता आपको कि आया कि नहीं आया? तो बच्चों, हमको नहीं लगता कि वॉर से आया, क्योंकि वो जो ओल्ड लेडी है कोनी मैकफर्सन, उसने एक पेपर पे एक स्ट्रिप पेपर चिपकाया था, नोट पेपर, सेलो टेप, टिन बॉक्स के ऊपर, उस पे क्या लिखा था? जिम्स लास्ट लेटर। और लास्ट का मतलब है उस पत्र के बाद 1915 में जब उसको 26 जनवरी को वो जब पत्र मिला, तो उसके बाद से कभी भी उसने कोई लेटर रिसीव नहीं किया, और वो 101 साल की हो गई तब तक उसके पास कोई लेटर नहीं आया, जिम की कोई खबर नहीं आई। तो इससे प्रतीत होता है कि जिम क्या है, शायद वॉर से लौट के ही नहीं आया। नो, इट इज मोस्ट लाइकली दैट जिम मैकफर्सन डिड नॉट कम बैक फ्रॉम द वॉर। हमको प्रतीत ये होता है, अधिकतर संभावना ये है कि वो वॉर से लौट के नहीं आया। द नोट पेपर sellotaped on the tin box mentioned the letter contained in the box to be the last letter from Jim। और जो नोट पेपर लगा हुआ था सेलोटेप किसके ऊपर? टिन बॉक्स के ऊपर। उसने क्या, उसमें क्या मेंशन किया हुआ था कि वो जो लेटर है, the letter contained in the box to be the last letter from Jim, कि जो पत्र है बॉक्स के अंदर वो क्या है? जिम के द्वारा लिखा गया आखिरी पत्र है। दिस वॉज परहैप्स द लास्ट दैट कोनी हर्ड फ्रॉम जिम। और शायद ये आखिरी बार था जब जिम से उसने कुछ भी मैसेज रिसीव किया हो। उसके बाद से उसने कभी जिम के बारे में कोई सुना नहीं था, कभी कोई पत्राचार नहीं हुआ। ठीक, चलिए क्वेश्चन 8 क्या है अगला? हाउ ओल्ड वाज मिसेस मैकफर्सन नाउ? अब मिसेस मैकफर्सन कितनी बूढ़ी हो गई है, क्या एज है उनकी? एंड वेयर वाज शी? अब कहाँ थी वो? मिसेस मैकफर्सन वाज 101 इयर्स ओल्ड। वो 101 वर्ष की हो गई थी बच्चों, और एक एक्सीडेंट में उनके घर में आग लग गई थी, तो वो झुलस गई थी काफी, और उनको एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन हाउस। तो उसने जो नैरेटर जब उसके एड्रेस पर ढूंढता हुआ गया तो उसका घर जला हुआ पाया। उसने उसके पड़ोसी से पूछा, एक ओल्ड मैन से, तो पड़ोसी ने बताया कि वो नर्सिंग होम में भर्ती है बर्लिंगटन हाउस में। वहां का एड्रेस लेकर के फिर वो उससे मिलने गया। क्यों मिलने गया था? उसका पत्र वो उसको लौटाना चाहता था। ठीक है, नैरेटर। तो मिसेस मैकफर्सन वॉज 101 इयर्स ओल्ड एंड शी वॉज इन अ नर्सिंग होम इन बर्लिंगटन हाउस। और जो कहाँ थी? बर्लिंगटन हाउस में, नर्सिंग होम में थी, क्योंकि जल गई थी वो काफी आग के कारण। चलिए, ये तो थे बच्चे पहले के क्वेश्चंस। अभी हम देखेंगे आगे कॉम्प्रिहेंशन चेक। बुक के एंड पे कुछ क्वेश्चंस हैं, वर्किंग विद द टेक्स्ट, ये पेज नंबर 16 पे है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, मैंने सीक्वेंस में आगे नंबरिंग डाल दी। हु डिड कोनी मैकफर्सन थिंक हर विजिटर वाज? तो जब वो नैरेटर कोनी मैकफर्सन से मिलने गया तो क्या सोचा कोनी मैकफर्सन ने कि जो उससे मिलने आया, कौन मिलने आया? इतने बुढ़ापे में नजर काफी कमजोर हो गई थी, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था। तो उसने सोचा कि उसका हस्बैंड जिम ही आ गया है इसको मिलने के लिए। ठीक है, तो कोनी मैकफर्सन थॉट दैट हर हस्बैंड वाज हर विजिटर वाज हर हस्बैंड जिम। जो व्यक्ति उससे मिलने आया है वो उसका हस्बैंड ही है, ऐसा उसने सोचा कोनी मैकफर्सन। ठीक है, जब वो उससे मिलने गया ना नैरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कोनी हैड केप्ट जिम्स लेटर? आपको क्या लगता है कितने लंबे समय तक कोनी मैकफर्सन ने जिम के पत्र को संभाल करके रखा? गिव रीजन फॉर योर आंसर, और जो भी आपका आंसर है उसका रीजन भी देना है सपोर्ट में। कोनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। बच्चों, 101 साल की होने तक भी उसने पत्र को संभाल के रखा हुआ था। ठीक है, और उसको यंग एज में मिला होगा। ठीक, कोनी मस्ट हैव केप्ट जिम्स लेटर फॉर ए लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक कोनी ने जिम का लेटर संभाल के रखा था। दिस इज बिकॉज शी टोल्ड द नैरेटर, क्योंकि जब नैरेटर उससे मिलने गया ना तो वो उसको बताया करती थी। किसको? नैरेटर को उसने क्या बताया? हाउ शी रेड इट क्वाइट ऑफन एवरी डे, कि कैसे वो जो पत्र है जिम का वो रोज पढ़ा करती थी, सो दैट शी कुड फील दैट जिम वॉज नियर हर। रोज पढ़ने से उसको ऐसा महसूस होता था कि जिम उसके निकट ही है, कहीं दूर नहीं है। ठीक है, तो जब नैरेटर से मिलना है तो उसने नैरेटर को बताया कि मैं, हमारा पत्र क्या है, ये रोज पढ़ा करती थी। ठीक है, जिससे कि मुझे क्या
ऐसी फीलिंग आती थी कि तुम मेरे निकट ही हो, दूर नहीं गए। ठीक है, तो इससे प्रतीत होता है बच्चों उसने बहुत संभाल के पत्र को बहुत ही लंबे समय तक रखा। ठीक है, चलिए अब अगला, कोनी मैकफर्सन ने जब नैरेटर उससे मिलने गया तो उसको अपना हस्बैंड जिम मान लिया था। तो क्या जिम ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश की थी कि नहीं की थी? तो देखो अगला क्वेश्चन यही है, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट में, टेक्स्ट बुक में किस सेंटेंस से पता लगता है, विच सेंटेंस शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी। जो विजिटर है, नैरेटर है, उसने अपनी पहचान गुप्त रखने की, पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की। उसने कोशिश की बताने की कि मैं जिम नहीं हूं, मुझे ये बॉक्स आपका कहां मिला है, टेबल के अंदर मिला है, टेबल मैंने जंक की शॉप से खरीदी। ठीक है, तो ये बताने की कोशिश कर रहा था वो। ठीक है, which sentence in the text shows that the visitor did not try to hide his identity? तो कौन सा सेंटेंस है? The sentence that shows that the visitor did not try to hide his identity is, बच्चों ये क्वेश्चन से उठाना है, यहां से देखो, यहां पे द लगाना, the sentence, फिर यहां से देखो that shows that, the sentence that shows that the visitor did not try to hide his identity, कौन सा सेंटेंस है? is है। देखो वो ऑथर, नैरेटर जब गया था उससे मिलने के लिए, तो यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कैसे मुझे वो डेस्क मिला जंक शॉप से, बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो सुन रही। उसको देख के बहुत ज्यादा वो इतनी खुश हुई, उसने उसको अपना हस्बैंड जिम समझ लिया, तो उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रही थी वो क्या कह रहा है नैरेटर। ठीक है ना, सो ये जो लाइन है क्या, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उसको डेस्क के बारे में बताया, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मुझे डेस्क कैसे मिला, कहां से मिला, ये बताने की कोशिश की, बट उसको क्या लगा कि वो जैसे क्या है, सुन नहीं रही है। समझ में आ गया? ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन, तो इससे ये पता चलता है कि नैरेटर ने अपनी पहचान छिपाने की कोशिश नहीं की थी, उसने बता दिया था, उसको बताने की कोशिश की थी कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, वो डेस्क उसको कहीं से मिला है जंक शॉप से, लेकिन वो सुन नहीं रही थी, ऐसा लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड एंड व्हेन? क्या लगता है आपको कि डेस्क को क्यों बेचा गया होगा और कब बेचा गया होगा? क्यों बेचा, कैसे पहुंचा वो जंक शॉप पे? तो बच्चों जानते हैं कि कोनी मैकफर्सन नर्सिंग होम में थी और उसके नेबर ने बताया था कि आग लग गई थी और उसका घर जो है पूरी तरह से जल गया था। ठीक है, कुछ नहीं बचा था उसमें, और आग लगने के बाद में उसको तुरंत रेस्क्यू करके शायद नर्सिंग होम बर्लिंगटन हाउस में पहुंचा दिया गया था। तो अब उसके पीछे का जो जला खुला सामान था, जो कि यूजलेस था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, उसमें से जो भी छोटा मोटा सामान, जो भी थोड़ा बहुत भी बचा होगा, उसके शायद नेबर्स ने जंक डीलर को दे दिया था बुला करके। ठीक है, और बाद में शायद इसके लौटने पर उसको उसका जो उसके बदले में जो पैसा मिला शायद उसको लौटा देते, अच्छे नेबर होते। तो मेरे ख्याल से क्या लगता है हमको कि उनके नेबर्स ने शायद बेच दी होंगी। ठीक है, सो क्योंकि खुद तो उस हालत में थी ही नहीं, उसको तो भाई नर्सिंग होम में जाना पड़ा था, तो अब पीछे से शायद अगर वो जंक डीलर के पास पहुंच गया, दैट मीन्स वो उसके पड़ोसियों ने बेच दिया होगा। द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन द हाउस इन व्हिच कोनी मैकफर्सन लिव्ड हैड कॉट फायर। समझ में आ गया? तो डेस्क को बेचा गया होगा कब? जब वो घर जिसमें कि कोनी मैकफर्सन रहती थी, उसने आग पकड़ ली। ठीक है, और आग भी कैसे पकड़ी बच्चों, कि उसका बड़ा शौक था कि उस समय क्या है, बिजली वगैरह तो बहुत महंगी होती थी, अफोर्ड नहीं कर पाती थी, तो कैंडल्स वगैरह का यूज करती थी, तो शायद उन्हीं कैंडल्स के कारण उसके घर ने आग पकड़ ली थी। ऐसा टेक्स्ट में हम पाते हैं लिखा हुआ। आफ्टर शी वॉज टेकन टू अ नर्सिंग होम, और जब उसको नर्सिंग होम ले जाया गया उसके बाद ऑल द बर्न्ट अप थिंग्स मस्ट हैव बीन सोल्ड बाय द नेबर्स। जली हुई जो चीजें थी घर के अंदर, वो शायद लगता ऐसा है कि उसके पड़ोसी ने बेच दी होगी जंक डीलर को, कबाड़ी वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स? जिम और हैंस, ये जिम ब्रिटिशर है, हैंस जर्मन है ऑफिसर, तो इनको क्यों लगता है, दोनों क्यों सोचते हैं कि गेम्स या जो स्पोर्ट्स होते हैं वो क्या है, बहुत अच्छे तरीके होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के। कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है बच्चों कि जो मतभेद होते हैं तो उसको वॉर से नहीं सुलझाना चाहिए, उनको क्या गेम्स से सुलझाना बहुत ही अच्छा तरीका है। क्या आप सहमत हो इस बात से
यस, हम बिल्कुल सहमत है। आई डू एग्री दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स। कि गेम खेल के, स्पोर्ट्स के माध्यम से क्या है, हम हमारे मतभेदों को, झगड़ों को सुलझा सकते हैं। बहुत अच्छा तरीका है। क्यों अच्छा तरीका है? वॉर से तो बहुत बेहतर है। इट इज बिकॉज नोबडी डाइज इन मैचेस। मैचेस में कोई मरता नहीं है। नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन। बच्चे अनाथ नहीं होते हैं मैचेस में। एंड नो वाइव्स बिकम विडोज। और जो पत्नियां हैं वो विधवाएं नहीं होती। ठीक है। वॉर्स ओनली लीड टू डेथ एंड डिवास्टेशन। और जो वॉर होते हैं, युद्ध होते हैं बच्चों, वो बहुत भयंकर होते हैं। वो सिर्फ मृत्यु लाते हैं और तबाही ही लेके आते हैं। सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है। तो दुख, कष्ट, पीड़ा, मृत्यु, ये सब लेके आते हैं वॉर। जबकि मैच होते हैं, गेम्स होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उसमें कोई हताहत नहीं होता, किसी को नुकसान नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर? क्या आप ये सोचते हो कि जो सोल्जर्स है दोनों ही सेनाओं के, ब्रिटिश एंड जर्मन, वो क्या एक जैसे ही थे और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या एक दूसरे से डिफरेंट थे, अलग थे? उनकी सोच कैसी थी? मिलती थी कि नहीं मिलती थी? फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। और हमको प्रमाण देना है स्टोरी से अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए। ओके। तो बच्चों, दोनों तरफ के सोल्जर्स की थिंकिंग एक ही जैसी थी। ठीक है। कोई भी वॉर नहीं चाहता था। ठीक है। दोनों तरफ के सोल्जर जो थे वो चाहते थे कि जल्दी से क्या है, वॉर खत्म हो जाए और वो अपने घरों को जाए और जिंदे जाए, अपनी फैमिली मेंबर से मिले। ठीक। तो उनका यही मानना था सबका। कोई भी पसंद नहीं करता था वो। द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज वर लाइक ईच अदर। वो काफी कुछ एक दूसरे के जैसे ही थे। दोनों तरफ की आर्मीज के जो सैनिक थे वो। बोथ द ट्रूप्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर। दोनों ही तरफ के जो ट्रूप्स थे वो नो मैंस लैंड में आ गए बीच में, और उन्होंने क्या, क्रिसमस को सेलिब्रेट किया वॉर को छोड़ करके। दे शेयर्ड ईच अदर्स फूड एंड ड्रिंक। उन्होंने एक दूसरे का अपना भोजन और ड्रिंक को शेयर किया। ठीक है कि नहीं कहा? ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। सब के सब साथ में क्या है, स्मोकिंग कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे एक दूसरे से। ठीक है कि नहीं क्या? पी रहे थे शराब, एंड साथ में क्या है, खा रहे थे, एक दूसरे का फूड शेयर कर रहे थे। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक। और वो उनको क्या क्या किताबें पसंद है, उनकी पसंद नापसंद, इसके बारे में वो आपसे बात कर रहे थे। एंड एग्रीड अबाउट एवरीथिंग। हर चीज पे एक दूसरे से वो सहमत हो रहे थे। एक तरफ का कोई पर्सन कुछ कहता तो दूसरा वाला सहमत हो जाता, वो कहता तो पहले वाला सहमत हो जाता। ठीक है। लेटर दे प्लेड ए फुटबॉल मैच। और बाद में क्या, उन्होंने एक फुटबॉल मैच भी खेला। ठीक है कि नहीं क्या? गेम खेला फुटबॉल का, फॉर विच बोथ हैंस एंड जिम चीयर्ड। और ये फुटबॉल मैच को जिम और हैंस दोनों ने देखा, उनको चीयर किया, क्लैपिंग किया, अपने पैरों को स्टैम्प किया जोर से, ताकि उनको ठंड भी ना लगे। जोर जोर से क्लैप करते रहे, चीयर करते रहे अपने अपने सैनिकों के लिए। दे ऑल्सो एक्सचेंज कैरोल्स एट नाइट। और जब गेम ओवर हो गया तो रात में जब वो अपने अपने हट्स पे चले गए, अपने डगआउट पे चले गए, तो रात में उन्होंने कैरोल्स एक्सचेंज किए। मतलब ये म्यूजिकल धुन है, या उन्होंने क्या सॉन्ग्स गाए एक दूसरे के लिए रात के समय। They had the same view that wars only bring death and devastation. और दोनों ही तरफ के सैनिकों का मानना यह था कि जो वॉर होते हैं बच्चों, जो युद्ध होते हैं, वो सिर्फ मृत्यु लाते हैं, बर्बादी, तबाही लाते हैं और कुछ भी नहीं देते। They hoped each would be alive to see his family. और उन्होंने आशा की कि सब के सब क्या जिंदा रहेंगे और अपने अपने परिवार को देख पाएंगे। This shows that the soldiers of बोथ द आर्मीज। तो इससे हमको ये पता लगता है बच्चों कि दोनों तरफ के जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, दे वर लाइक ईच अदर। वो एक दूसरे से काफी कुछ एक जैसे ही थे। समझ में आ गया? उनका सोच एक ही जैसी थी। सब क्या है, वॉर चाहते थे कि सब जल्दी से खत्म हो जाए और सब अपने घर को जाए, अपने फैमिली मेंबर से मिले। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों, ये भी पिछले क्वेश्चन के जैसा ही ऑलमोस्ट। मेंशन द वेरियस वेज इन विच The British and the German soldiers become friends। वो डिफरेंट तरीके बताने हैं जिससे कि क्या है, जिसके द्वारा ब्रिटिश और जर्मन सोल्जर्स क्या कुछ समय के लिए फ्रेंड्स बन गए, दोस्त बन गए। एंड फाइंड द थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस। और क्या क्या थिंग्स थी कॉमन उनमें जो क्रिसमस पे हुई। द ब्रिटिश एंड द जर्मन ट्रूप्स सेलिब्रेटेड क्रिसमस विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ बच्चों ब्रिटिश और जर्मन सैनिकों ने क्रिसमस का त्योहार मनाया। दे इंजॉयड ईच अदर्स फूड। एक दूसरे का फूड शेयर किया, ड्रिंक शेयर किया, सबने मिल के साथ। ऑल ऑफ देम वर स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग एंड ईटिंग। सब लोग साथ में क्या स्मोकिंग कर रहे थे, नो मैंस लैंड में हंस रहे थे, जोर जोर से बात कर रहे थे, पी रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, एंड साथ में क्या है,
खाना भी खा रहे थे। हैंस वॉल्फ एंड जिम मैकफर्सन शेयर्ड द केक कोनी हैड बेक्ड, और कोनी ने बच्चों क्रिसमस के लिए केक जो है वो बेक करके भेजा था, जो कि क्या हैंस वॉल्फ और जिम मैकफर्सन दोनों ने शेयर किया। जर्मन जो अफसर था वो और जिम मैकफर्सन, ठीक है, दोनों ने क्या कोनी के द्वारा बेक किया गया केक को शेयर किया। दे टॉक्ड अबाउट बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। इन चीजों के बारे में उन्होंने बात की। तो ये हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रही हो जिनके बारे में उन्होंने बात की। सो दे टॉक्ड अबाउट बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट, इनके बारे में उन्होंने बात की। डॉर्सेट जगह है इंग्लैंड में। दे इवन टॉक्ड अबाउट द बुक्स दे लाइक, ठीक है, किताबों के बारे में उन्होंने बात की, जो कौन कौन सी किताबें किस किस को पसंद है, किसका कौन सा फेवरेट ऑथर है, इसके बारे में बातें की। दे एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, ठीक है, वो लगभग हर चीज पे एक दूसरे से क्या हो रहे थे बच्चों, सहमत हो रहे थे, ठीक है कि नहीं। क्या उन्होंने एक दूसरे को कभी भी कोई क्या आर्ग्यूमेंट नहीं देखा, एक दूसरे के साथ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं किया, वो सहमत हो रहे थे हर चीज में। लेटर दे प्लेड ए फुटबॉल मैच फॉर विच बोथ हैंस एंड जिम चीयर्ड, और बाद में उन्होंने एक दूसरे के साथ फुटबॉल मैच भी खेला, और जिम और हैंस दोनों ने ही खिलाड़ियों के लिए, सैनिकों के लिए चीयर किया, क्लैपिंग किया, और अपने पैरों को भी पटका जमीन पे, जिससे कि क्या है वो ठंड को, कोल्ड को दूर भगा सके, ठीक। दे ऑल्सो एक्सचेंज कैरोल्स एट नाइट, और रात के समय उन्होंने क्या कैरोल्स, क्रिसमस सॉन्ग्स जो है वो भी जोर जोर से गा करके एक दूसरे के साथ प्लेजेंटरीज एक्सचेंज की, ठीक है। सो ऑल दिस शोज दैट देयर वाज अ लॉट कॉमन बिटवीन देम। समझ आ गया। तो इन सब से हमको बच्चों ये पता लगता है कि दोनों ही तरफ के जो सैनिक थे, सोल्जर्स थे, उनमें काफी कुछ समानता थी। क्लियर है। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कोनीज क्रिसमस प्रेजेंट? कोनी का जो क्रिसमस प्रेजेंट है वो क्या था? व्हाई इज इट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड? और ये संसार का सबसे बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट कैसे था उसके लिए? कोनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था बच्चों? जो नैरेटर को उसका पत्र मिला था जले हुए डेस्क के अंदर, ड्रॉर के अंदर, वो पत्र ही उसका क्रिसमस गिफ्ट था, प्रेजेंट था, ठीक है। तो नैरेटर जो था उसको लौटाने के लिए गया था, तो जैसे ही उसने क्या है नैरेटर को देखा, तो उसने उसको अपना हस्बैंड जिम समझ लिया। तो उसकी जो गलतफहमी कि उसका हस्बैंड उससे मिलने आ गया, और वो भी क्रिसमस के दिन, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था पत्र में कि क्रिसमस में मैं जरूर आऊंगा, और क्रिसमस के दिन ही नैरेटर उसको पत्र लौटाने के लिए वापस गया था। तो उसको लगा कि उसके हस्बैंड ने अपना वादा निभाया, क्रिसमस के दिन उससे मिलने आ गया, तो उसको गलतफहमी थी। तो यही भ्रम जो है उसका सबसे बड़ा क्रिसमस गिफ्ट था, क्रिसमस प्रेजेंट था। उसके चेहरे पे जो खुशी थी वो बहुत अच्छी लग रही, ठीक। When the narrator came to see कोनी, जब नैरेटर कोनी से मिलने गया, and gave her the box, जब उसने उसको बॉक्स दिया, she mistook him for her husband Jim, उसने क्या समझा, उसको भ्रम हो गया कि शायद उसका हस्बैंड उससे मिलने आया है, जिम। She thought that Jim had come home for Christmas, और उसको लगा कि क्रिसमस के लिए उसका जो हस्बैंड है वो घर आया है, ठीक है। This was Coney's Christmas present, और यही उसका सबसे बढ़िया क्रिसमस प्रेजेंट था कि उसका हस्बैंड लौट के आ गया था। It was the best Christmas present in the world for her because Jim had written in the letter that he would come home on Christmas, ठीक है। और ये उसके लिए क्या है, सबसे बढ़िया क्रिसमस गिफ्ट था, क्रिसमस प्रेजेंट था संसार का। क्यों? क्योंकि जिम ने पत्र में लिखा था कि वो घर आएगा क्रिसमस पे। She had read the letter several times every day to feel that he was near her, और वो उस पत्र को दिन में रोज रोज कई बार पढ़ती थी ताकि वो ये फील कर सके कि जिम उसके पास ही है, उसके नजदीक ही है। नाउ ही वाज फाइनली देयर विद हर, और अब देखो क्रिसमस के दिन ही जिम उससे मिलने आ गया था, ऐसा उसको लगा था। तो नरेटर, बट उसको लगा कि जिम उससे मिलने आ गया, वो भी क्रिसमस के दिन। सो शी वाज एक्सट्रीमली हैप्पी, तो बहुत ही वो प्रसन्न नजर आ रही थी। इससे बड़ा उसके लिए कोई क्रिसमस प्रेजेंट नहीं हो सकता था, ठीक है। तो बच्चों चैप्टर का जो नाम है बिल्कुल सही सटीक बैठता है इस मामले में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या बताओ, डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सूटेबल फॉर इट? क्या आपको लगता है कि जो टाइटल दिया हुआ है ना स्टोरी का, ये बिल्कुल सूटेबल है, बिल्कुल सही है, सूटेबल है, यही टाइटल होना चाहिए था इसका? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल? क्या दूसरा टाइटल दे सकते हो? नहीं, यही टाइटल बेस्ट है, ठीक है। यस, द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सूटेबल फॉर इट। ये टाइटल क्या है, बिल्कुल सही है स्टोरी के लिए। द थीम ऑफ द स्टोरी इज द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस। और जो क्रिसमस की जो भावना है, क्रिसमस पे नॉर्मली प्रेजेंट्स एक्सचेंज किए जाते हैं, एक दूसरे को खुशियां दी जाती है, खुशियां बांटने का त्योहार है, खुशी देने का त्योहार है दूसरे को। तो पूरा जो स्टोरी है उसमें ये स्पिरिट मेंटेन रहती है। वहां सोल्जर्स एक दूसरे को खुशी दे रहे हैं, और यहाँ पे नैरेटर ने कोनी मैकफर्सन को उसके अंतिम दिनों में भी
खुशी दी जीवन की सबसे बड़ी, ठीक है। तो ये पूरा जो स्पिरिट है वो मेंटेन रहता है थ्रू आउट द स्टोरी। द थीम ऑफ द स्टोरी इज द स्पिरिट ऑफ क्रिसमस व्हिच प्रिवेल्स थ्रू आउट द स्टोरी। समझ में, पूरे स्टोरी में जो क्रिसमस की जो स्पिरिट है वो मेंटेन रहती है, उसकी भावना कहीं नहीं मिलती। द जर्मन एंड इंग्लिश ट्रूप्स मेड पीस इन द मिडिल ऑफ द वॉर। बीच युद्ध में जो जर्मन और इंग्लिश जो सैनिक थे वो क्या है, शांति मेंटेन कर रहे थे नो मैंस लैंड में। दिस इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट फॉर देम। तो युद्ध के बीच में बच्चों अगर सैनिकों में शांति हो जाए, समझौता हो जाए, फ्रेंडशिप हो जाए, तो इससे बढ़िया क्रिसमस गिफ्ट उन सैनिकों के लिए नहीं हो सकता। उसके अलावा अगेन इट वाज ऑन क्रिसमस डे व्हेन द नैरेटर वेंट टू सी मिसेस मैकफर्सन। और क्रिसमस के दिन ही जो नैरेटर है वो लेखक जो है वो क्या है, कहाँ गया, मिसेस मैकफर्सन से मिलने गया। ही वेंट टू रिटर्न हर हस्बैंड्स लेटर टू हर। और वो गया था उसके हस्बैंड का पत्र उसको वापस लौटाने के लिए। बट इवन मोर प्रेशियस वाज द डिल्यूजन। लेकिन उससे भी ज्यादा अनमोल मिसेस मैकफर्सन के लिए ये भ्रम था। डिल्यूजन मतलब होता है भ्रम, कि नैरेटर ही उसका हस्बैंड जिम है। समझ में आ गया। तो इससे उसको बहुत प्रसन्नता हुई ये जान के कि उसका हस्बैंड ही आ गया उससे मिलने के लिए, वो भी क्रिसमस के दिन। तो उससे बड़ा उसके लिए क्रिसमस गिफ्ट नहीं हो सकता था। शी बिलीव्ड दैट हर हस्बैंड जिम हैड रिटर्न्ड ऑन ए क्रिसमस डे एज प्रॉमिस्ड। तो वो ये विश्वास कर रही थी कि उसका हस्बैंड जो है वो लौट आया है क्रिसमस के दिन, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। दस इट वाज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फॉर हर। और इसीलिए उसके लिए ये सबसे बेहतरीन, संसार का सबसे बढ़िया क्रिसमस प्रेजेंट था। तो दोनों के लिए, ट्रूप्स के लिए भी था और ये फोनी मैकफर्सन के लिए भी था। क्लियर है। चलिए बच्चों, ये बच्चों हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप अच्छे से समझ के इनको नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बच्चों हम चलते हैं। जो ग्रामर पार्ट है बच्चों वो भी देख लेते हैं। ग्रामर पार्ट में बच्चों आपको थोड़ा सा 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब अच्छे से आना चाहिए। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस जो वर्ब्स के होते हैं उसके बारे में यहाँ पूछा गया है। पास्ट पार्टिसिपल जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसके बारे में कुछ है जानकारी, तो देख लेते हैं। इजी है बहुत। रीड द पैसेज, फर्स्ट क्वेश्चन है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड अंडरलाइन द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। जो भी नीचे पैसेज है उसको पढ़ना है और जो वर्ब पास्ट टेंस में है उसको अंडरलाइन करना है। समझ में आ गया कि नहीं? क्या पास्ट टेंस में उसको अंडरलाइन करना है। तो मैंने पास्ट टेंस में जो वर्ब्स है उसको बोल्ड करके अंडरलाइन कर दिया। अ मैन गॉट ऑन द ट्रेन, एक व्यक्ति ट्रेन पे चढ़ा, गॉट ऑन, गॉट पास्ट, गेट का पास्ट टेंस हो गया गॉट, ठीक है। एंड सैट डाउन, और बैठ गया। तो हिंदी में क्या है इसका मतलब, अ मैन गॉट ऑन द ट्रेन एंड सैट डाउन, एक व्यक्ति ट्रेन पे चढ़ा और बैठ गया। तो चढ़ा गॉट ये, और सैट बैठ गया, ये दोनों पास्ट टेंस में। सिट का पास्ट है सैट, ठीक है। चलिए, द कंपार्टमेंट वाज एम्प्टी। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट है, ये खत्म हो गया। उसके बाद अगला सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए और कुछ वर्ड जोड़े। द कंपार्टमेंट वाज एम्प्टी एक्सेप्ट फॉर वन लेडी। पूरा कंपार्टमेंट जो था वो खाली था सिवाय एक लेडी के। एक लेडी और थी वहां पे और बाकी सारा खाली था। तो देखो वॉज, कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी, कंपार्टमेंट खाली था सिवाय एक लेडी के। था, तो था यहाँ पे पास्ट टेंस है तो वॉज। यहाँ बच्चों कोई मेन वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब भी हमारी मेन वर्ब मानी जाएगी। कंपार्टमेंट वॉज एम्प्टी, कंपार्टमेंट खाली था, ये पास्ट टेंस की वर्ब है। इज वॉज बीन, इज का पास्ट टेंस है वॉज, ठीक। शी टुक हर ग्लोव्स ऑफ, जो लेडी बैठी थी उसने क्या किया, अपने ग्लोव्स को निकाल लिया। दस्ताने जो थे उसको निकाल लिया, तो टुक ऑफ, बाहर निकालना, तो टुक। टेक का पास्ट टेंस है टुक, हर ग्लोव्स ऑफ, अपने दस्ताने निकाल लिए हाथों से। तो टेक का पास्ट है टुक, ये पास्ट टेंस में हो गया। ए फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों पश्चात, द पुलिस अरेस्टेड द मैन, पुलिस ने क्या है, व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। समझ में आ गया, उसको बंदी बना लिया। अरेस्ट करना मतलब होता है बंदी बना लेना। तो यहाँ पे अरेस्ट का पास्ट टेंस हो गया अरेस्टेड, ठीक है। उसके बाद दे हेल्ड हिम फॉर 24 आवर्स एंड देन फ्रीड हिम, पुलिस ने उसको 24 घंटे तक पकड़ के रखा। हेल्ड हिम मतलब रखा, रोक के पकड़ के, एंड देन फ्रीड हिम। तो बच्चों हेल्ड जो है पास्ट टेंस है होल्ड का, होल्ड हेल्ड हेल्ड। और इसी प्रकार से फ्री का फ्रीड हो गया, ठीक है, उसको आजाद कर दिया बाद में 24 घंटे के बाद में। समझ में आ गया। तो बच्चों ये हमने पास्ट टेंस के जितने भी वर्ड्स अंडरलाइन कर लिए, ठीक है कि नहीं है। चलिए अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं इसको भी। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। बच्चों ब्रैकेट में आपको वर्ब दिया हुआ है, ठीक है, और वो नॉर्मली प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है। आपको करेक्ट फॉर्म भरना है वर्ब। समझ में आ गया। अच्छा, जो वर्ब का करेक्ट फॉर्म है, ध्यान देना,
वो सेंटेंस में कुछ ऐसे इंडिकेटिव वर्ड्स होते हैं जिससे पता लग जाता है कि सेंटेंस कौन से टेंस में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, पास्ट में चल रहा है, फ्यूचर में चल रहा है, ठीक है। तो उससे हमको हिंट मिलेगा, ठीक है। चलिए, अगर कोई भी बच्चों पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड होता है, पास्ट इंडिकेटिंग वर्ड होता है, यस्टरडे, बिफोर, द अदर डे, तो नॉर्मली हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। अगर ज्यादा पहले कोई घटना पास्ट में खत्म हो चुकी है तो पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। तो बच्चों दो चीजें हैं यहाँ पे जाता है इसमें, देखेंगे। माई लिटिल सिस्टर इज वेरी नॉटी, मेरी जो छोटी बहन है वो काफी शैतान है, बदमाश है। When she dash back from school yesterday, अब देखो yesterday पिछले दिन की बात हो रही है, कम मतलब आना, ठीक है। तो एक दिन पहले की बात हो रही है तो सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, तो came कम का पास्ट टेंस हो जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो कम का क्या हो जाएगा, came। तो when she came back from school yesterday, समझ में आ गया। कल जब वो स्कूल से घर लौटी क्या हुआ, she had, बच्चों जब भी कभी had आता है, have आता है, तो नॉर्मली वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है हमेशा, ठीक है। अब पिछले दिन क्या हो चुका उसका वर्णन है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस चलेगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, व्हेन शी केम बैक फ्रॉम स्कूल यस्टरडे, जब वो कल स्कूल से लौट के आई, शी हैड डैश हर ड्रेस, और यहां लिखा टीयर, टीयर होता है फटा हुआ होना, फाड़ना, और टॉर मतलब फटा हुआ, टीयर, टोर, टॉर्न, थ्री फॉर्म्स कौन सी है, टीयर मतलब फटना, टोर फटा हुआ, टॉर्न जो फटा हो, जो क्या पास्ट पार्टिसिपल जो कि फटा बहुत पहले है, ठीक है, पहले से फटा हुआ, ठीक है। तो शी हैड टॉर्न हर ड्रेस, तो उसने अपनी ड्रेस फाड़ चुकी थी, वो अपनी ड्रेस फाड़ चुकी थी। तो टीयर का थर्ड फॉर्म होता है टीयर, टोर, टॉर्न, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है, ठीक। और जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो इमीडिएटली सब्जेक्ट के बाद आती है, तो देखो शी के तुरंत बाद आना है तो पास्ट टेंस, वी के तुरंत बाद आना है तो पास्ट टेंस, और हैड के बाद आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी जहां कहीं पे। तो शी हैड टॉर्न हर ड्रेस, तो पूरा सेंटेंस का मतलब क्या है, जब वो कल घर लौट के आई स्कूल से तो उसकी ड्रेस फटी हुई थी, पहले से फटी हुई थी, ठीक है। चलिए, वी डैश हर हाउ इट डैश, आस्क मतलब हमने पूछा उससे कि कैसे हुआ ये, तो हमने पूछा, तो ये भी पिछले दिन ही पूछा गया होगा, तो ये पास्ट टेंस में वी आस्क्ड हर हाउ इट हैड हैपेंड, कि कैसे हुआ था, वो ड्रेस कैसे फटी थी उसकी। तो देखो यहाँ पे हेड आ गया, इट के बाद हेड आ गया, तो हैपन का पास्ट टेंस थर्ड फॉर्म क्या होगा, हैपेंड आ जाएगा, ठीक है। तो हमने उससे पूछा कि कैसे हुआ ये, ठीक है, हमने पूछा, तो पूछा हमारा सेकंड फॉर्म में आएगा, कैसे हुआ, तो हैपेंड, हैड हैपेंड, हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म। शी सेड, उसने कहा, तो से का पास्ट टेंस हो गया सेड, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेकंड फॉर्म आएगी, शी सेड, उसने कहा। शी हैड क्वेरल्ड विद अ बॉय, वो क्या है, एक लड़के के साथ झगड़ पड़ी, उसका क्या झगड़ा हुआ था एक लड़के के साथ। तो देखो शी और यहाँ पे क्या आएगा, हैव और क्वेरल दोनों का पास्ट टेंस करना है, तो एक दिन पहले खत्म हो चुका है क्योंकि अगले दिन पूछा जा रहा है कि पिछले दिन क्या हुआ, ठीक है कि नहीं क्या। तो पिछले दिन की घटना का वर्णन हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में आएगा, तो शी हैव का पास्ट टेंस हैड, क्वेरल का क्वेरल, तो शी हैड क्वेरल्ड विद ए बॉय, कि वो एक लड़के से झगड़ पड़ी थी, लड़ी थी, ठीक है। अगला, शी हैड बीटन हिम इन अ रेस, तो देखो यहाँ हैव और बीट है, तो हैव का पास्ट टेंस हैड, बीट का बिटन, थर्ड फॉर्म बीट, बीट, बीट और बिटन, ठीक है, बीट, बीट, बिटन, तो सेकंड फॉर्म भी बीट ही होता है, थर्ड फॉर्म क्या आएगा, बीटन। तो उसने क्या है, बीटन का मतलब पिटाई नहीं बच्चों, बीटन मतलब हरा देना। शी हैड बीटन हिम इन अ रेस, उसने रेस में उस लड़के को हरा दिया था, ठीक है। एंड ही डैश डैश टू पुश हर, और यहाँ डैश डैश की जगह दो वर्ब कौन सी दी हुई है, हैव ट्राई, तो पिछले दिन की घटना है, तो हैड ट्राइड, हैव का पास्ट टेंस हैड, ट्राई का पास्ट टेंस ट्राइड, थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं, शी सेड, उसने कहा, शी हैड क्वेरल्ड विद अ बॉय, एक लड़के के साथ वो लड़ पड़ी, क्यों लड़ी, शी हैड बीटन हिम इन अ रेस, उसने उसको एक रेस में हरा दिया था, एंड ही हैड ट्राइड टू पुश हर, और उसने उसको धक्का मारने की कोशिश की थी, पास्ट टेंस में सब कुछ, ठीक है कि नहीं क्या। शी हैड टोल्ड द टीचर, तो हैव टेल का पास्ट टेंस हैव का, तो हैड, टेल का टोल्ड, थर्ड फॉर्म टेल, टोल्ड, टोल्ड, ठीक है। तो शी हैड टोल्ड द टीचर, जब उसने उसको धक्का मारा तो उस सिस्टर ने उसकी क्या है, टीचर को भी बताया था, हैड टोल्ड, टीचर को बताया था, एंड सो, और इसलिए शिकायत करने के कारण चिढ़ गया वो लड़का, सो
ही हैड चेज्ड हर, तो उसका पीछा किया था उसने, स्कूल के बाद में उसका क्या किया था, पीछा किया था। तो हैड चेज, तो देखो ये हैव और चेज है, तो हैव का तो हैड हो गया, चेज का थर्ड फॉर्म चेज्ड आ जाएगा। तो ही हैड चेज्ड हर, उसका पीछा किया था उसने। एंड शी हैड फॉलन डाउन, और वो दौड़ते दौड़ते गिर गई। जब उसने पीछा किया लड़के ने तो दौड़ते दौड़ते वो क्या हुई थी, गिर गई थी। तो हैव का तो पास्ट टेंस हैड और फॉल का फॉलन, फॉल, फेल, फॉलन। फर्स्ट टेंस प्रेजेंट टेंस में फॉल आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फेल हो गया पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म, और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फॉलन। तो शी हैड फॉलन डाउन, वो नीचे गिर गई थी। एंड हैड टॉर्न हर ड्रेस, और अपनी उसकी जो ड्रेस है वो फट गई थी। तो हैव टीयर का आ जाएगा हैड टॉर्न। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे नॉर्मली ज्यादा पहले की घटना जो खत्म हो चुकी है, पास्ट में जो खत्म हो चुका है काम, उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा हैड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैज और हैव दोनों के पास्ट टेंस हैड होता है। ठीक है, चलिए, और सिंपल पास्ट में सिर्फ सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। तो अब देखो, सिंपल पास्ट बच्चों यूज करते हैं सिर्फ पास्ट के लिए, जब हमको पता कि पहले की घटना है और उससे भी ज्यादा पहले की घटना है जो खत्म हो चुकी थी पास्ट में भी, वो अर्लियर पास्ट कहलाता है। तो बच्चों पास्ट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म और अर्लियर पास्ट के लिए हैड और वी थी। समझ में आ गया, ये पास्ट परफेक्ट होता है। तो अब देखो, अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम। वर्ब को अंडरलाइन कर लो, ठीक है कि नहीं, क्या अंडरलाइन द वर्ब्स एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम। तो पहले तो वर्ब्स को अंडरलाइन करना, जितनी भी वर्ब है, क्रियाएं, और 2 कॉलम में रखना है उसको, पास्ट की कौन सी और ज्यादा पास्ट की, अर्लियर पास्ट, उससे भी ज्यादा पहले की कौन सी है। ठीक है कि नहीं, क्या। चलिए, तो पहला वाला है मैंने अंडरलाइन कर दिया है, और फिर इसको हम कैटेगरी में बाद में डिवाइड कर लेंगे, पास्ट में कौन सा, अर्लियर पास्ट में कौन सा। माई फ्रेंड्स सेट आउट टू सी द केव्स, मेरे फ्रेंड्स जो हैं निकल पड़े, सेट आउट मतलब निकल पड़े, टू सी द केव्स, गुफाओं को देखने के लिए, इन द नेक्स्ट टाउन, दूसरे शहर में। ठीक है, बट आई स्टेड एट होम, लेकिन मैं रुक गया घर पे ही, बिकॉज आई हैड सीन देम ऑलरेडी, क्योंकि मैं उनको पहले से ही देख चुका था। अब बच्चों यहाँ पर सेट आउट, निकल पड़े, ये है सब्जेक्ट के बाद में तुरंत आ गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट आ गया। ठीक है, टू सी द केव्स इन द नेक्स्ट टाउन, अगले शहर में केव्स देखने दोस्त निकल पड़े। बट आई स्टेड, देखो आई सब्जेक्ट के बाद में, स्टेड मतलब रुकना, ये क्या है, पास्ट टेंस है। स्टेड एट होम बिकॉज आई हैड सीन देम ऑलरेडी, क्योंकि पहले से ही देख चुका था। तो बच्चों सेट आउट और स्टेड ये पास्ट टेंस की वर्ब्स हैं, एंड हैड सीन जो है अर्लियर पास्ट में आ जाएगा, जो पहले से ही हो चुका है काम। तो ये क्यों नहीं गया, क्योंकि पहले से ही गुफाओं को देख चुका था। ठीक, चलिए, तो हैड के साथ को आएगा अर्लियर पास्ट, और सिंपल आ रहा है सब्जेक्ट के बाद में तो पास्ट। व्हेन दे अराइव्ड एट द स्टेशन, जब वो स्टेशन पे पहुंचे, व्हेन दे अराइव्ड एट द स्टेशन, जब उसके दोस्त स्टेशन पे पहुंचे, देयर ट्रेन हैड लेफ्ट, उनकी ट्रेन जा चुकी थी, तो मुझे बताओ, अराइव्ड पहुंचना और ट्रेन जाना, पहले क्या घटना हुई, पहले ये हैड लेफ्ट, ट्रेन तो पहले चली गई थी, ये बाद में आई, तो ये पास्ट है, ये अर्लियर पास्ट है, ट्रेन पहले ही जा चुकी। अब जब ट्रेन पहले ही जा चुकी तो कोई बैठ तो ट्रेन में जा तो नहीं पाएंगे। दे केम बैक होम, वो वापस आ गए घर पे, वो वापस आ गए, तो केम पास्ट टेंस है। बट बाय दैट टाइम, लेकिन उस समय तक, आई हैड गोन आउट टू सी अ मूवी, लेकिन उस समय तक तो मैं मूवी देखने जा चुका था। तो ये आए तो बाद में, ये आए, केम बैक, ये आए तो बाद में लौट के, लेकिन बाय दैट टाइम, उस समय तक, आई हैड गोन आउट टू सी मूवी, मैं मूवी देखने जा चुका था। तो ये निकल गया उससे पहले, तो उनके आने से पहले ये बाहर निकल गया, तो ये अर्लियर पास्ट हो गया, हैड और वी थी। ठीक है, गो का गो, वेंट गॉन, हैड और वी थी, अर्लियर पास्ट हो गया। ऊपर वाले दोनों ये भी अर्लियर पास्ट है, हैड और वाला, जहां पे हैड आ गया बच्चों अर्लियर पास्ट, और ये दोनों अराइव्ड और केम पास्ट का। अब ये मूवी देखने चला गया तो घर को तो बंद करके गया होगा, तो फ्रेंड्स कहां घुसेंगे। सो दे सैट आउटसाइड, तो बाहर ही बैठ गए, तो सैट देखो बैठ गए, सिंपल पास्ट टेंस है, सिट सैट। ठीक है, सिंपल पास्ट। एंड एट द लंच, और लंच खा लिया उन्होंने। कौन सा लंच खा लिया, आई हैड पैक्ड फॉर देम, जो पहले उसने पैक किया था उनके साथ में, ताकि वो ट्रेन में खा लें। तो ट्रेन में तो गए नहीं, बाहर बैठे बैठे लंच टाइम हो गया तो उन्होंने लंच खा लिया। ठीक है, तो सेट पास्ट, एट पास्ट, हैड पैक्ड पहले पैक किया था, ये अर्लियर पास्ट। बाय द टाइम आई रिटर्न, और जब तक मैं लौटा, दे हैड फॉलन asleep, वो सो चुके थे। तो ये लौटा बाद में, ये पहले ही वो नींद आ गई, उनको सो गए, तो ये अर्लियर पास्ट है, ये पास्ट। समझ में आ गया। तो बच्चे इनकी कैटेगरी बना लेते हैं टेबुलर फॉर्म में। पास्ट कौन कौन से हैं, हैड वाले सारे अर्लियर पास्ट। ठीक है, तो देखो पास्ट के कौन कौन से हो गए बच्चों,
सेट आउट बाहर निकल पड़ना, जाना, स्टेड रुकना घर पे पीछे, अराइव्ड पहुंचना, केम आना, सैट बैठना, एट खाना, रिटर्न लौटना। ठीक, हैड सीन देख चुका था, हैड लेफ्ट जा चुकी थी जा चुका था, हैड गॉन जा चुके थे, हैड पैक पैक कर चुका था, हैड फॉलन मतलब यहाँ गिरना नहीं है, फॉलन असली मतलब सो चुके। ठीक है, तो बच्चों ये अर्लियर पास्ट हो गया। तो हैड के साथ अर्लियर पास्ट आता है। बच्चों वर्ब हमको पता है क्रिया होती है, लेकिन कई बार वर्ब के साथ में कोई और दूसरे छोटे मोटे शब्द जुड़ करके फ्रेजल वर्ब बनाते हैं। फ्रेज होता है बच्चों ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सो राइट डाउन द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स यूज्ड इन द स्टोरी। यूज्ड इन द स्टोरी, तो स्टोरी में यूज होने वाले कुछ यहाँ पे फ्रेजल वर्ब दिए गए हैं और हमको उनका मीनिंग बताना है, अर्थ बताना है और ढूंढ लेना। आप ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं आपको मिल जाएंगे। बर्नआउट, बर्नआउट ये उस पैराग्राफ में दिया हुआ है जहां पे कि जब नरेटर क्या है उस क्या कोनी मैकफर्सन के घर को ढूंढता हुआ, एड्रेस को ढूंढता हुआ जाता है, तो उसके घर को देखता है तो उसका घर पूरी तरह से क्या है, जला हुआ है, शेल की तरह, बर्न आउट शेल की तरह दिखता है। और पड़ोसी से पूछता है तो बताता है पड़ोसी कि घर में आग लग गई थी और उसको नर्सिंग होम ले जाया गया है, बर्लिंगटन हाउस। तो वहां पे ये आपको मिलेगा बर्नआउट, तो जलकर नष्ट हो जाना, घर में सारा सामान पूरा घर जलकर नष्ट हो गया था। अगला लाइट अप, ये बच्चों पास्ट टेंस में दिया है आपकी बुक में, लिट अप करके। तो जैसे ही वो नरेटर उसे मिलने जाता है उसका पत्र लौटाने के लिए, तो जैसे ही वो अपना बॉक्स टिन बॉक्स पत्र देखती है तो उसको भ्रम होता है कि उसका हस्बैंड जिम आ गया है उससे मिलने के लिए, वो भी कब, क्रिसमस के दिन पे। तो एकदम से उसका चेहरा खुशी से दमक उठता है, चमक उठता है। तो लाइट अप जो है वो लिट अप से बना है। तो लिट अप मतलब उसका चेहरा चमक उठना बहुत ही खुशी से, तो मुख खुशी से चमक उठना, लाइट अप, ये फ्रेजल वर्ब हो गई। उसके बाद लुक ऑन, ये बच्चों कहाँ यूज किया गया है, ये वहां यूज किया है जब वो फुटबॉल मैच हो रहा था, दोनों तरफ के जो सोल्जर्स हैं जर्मन और ब्रिटिशर्स के बीच में नो मैंस लैंड पे, और उनके जो कैप्टन्स थे दोनों तरफ के रिस्पेक्टिवली कौन कौन, एक तो जिम मैकफर्सन और हैंस वॉल्फ, ये दोनों उस मैच को ध्यान से देख रहे थे, उनको चीयर कर रहे थे, क्लैप कर रहे थे, अपने पैरों को पटक रहे थे। तो लुक ऑन, दे लुक्ड ऑन, वहां पे पास्ट टेंस में दिया हुआ, दे लुक्ड ऑन, वो ध्यान से देख रहे थे मैच को। उसके बाद तो इसको होता है मतलब ध्यान से देखना है, फिर गौर से देखना। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रन आउट। रन आउट मतलब होता है बच्चों खत्म हो जाना। ये उस पैराग्राफ में दिया है जहां पे दोनों तरफ के सैनिक नो मैंस लैंड में बीच में एक दूसरे से मिलते हैं, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, खाते पीते हैं, एक दूसरे का सामान जो है फूड है ड्रिंक है शेयर करते हैं। और जब काफी देर हो जाती है तो उनका सामान पूरा खत्म हो जाता है, खाने पीने का सब, तो दे रन आउट ऑफ देयर फूड ड्रिंक्स। तो रन आउट मतलब समाप्त हो जाना। ठीक है, वहां यूज किया गया उस सेंस में, तो उस पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको। उसके बाद कीप आउट, कीप आउट होता है दूर रखना। तो बच्चों ये उसी पैराग्राफ में जहां पे ये दोनों जिम मैकफर्सन एंड कौन हैंस वॉल्फ, ये दोनों जब मैच देख रहे होते हैं, अपने अपने सैनिकों को चीयर अप कर रहे होते हैं, तो साथ ही साथ अपने जोर जोर से क्लैप कर रहे होते हैं। तो क्लैप करना और अपने पैर पटकने के दो मकसद थे, अपने सोल्जर्स को चीयर करना, साथ ही साथ बहुत ठंड का मौसम था वहां पे, दिसंबर का टाइम था नॉर्थ में, तो उस ठंड को दूर रखने के लिए भी जोर जोर से क्लैप कर रहे थे, शाउट कर रहे थे और अपने पैरों को पटक रहे थे, तो इससे ठंड दूर रहती है। तो कीप आउट मतलब कोल्ड को दूर रखने के लिए वो कर रहे थे ऐसा। तो वहां पे उसी पैराग्राफ में ये लुक ऑन और कीप आउट दोनों। ठीक है, तो इनके मीनिंग्स फ्रेजल वर्ब के ये हैं, तो आप लोग इनको याद कर लेना, सेंटेंस भी आप बनाने की कोशिश कर सकते हो इनकी। ठीक है, चलिए अब नीचे बच्चों एक क्वेश्चन में हमको दिए हुए कुछ नाउन एंड कुछ एडजेक्टिव्स। द टेबल बिलो कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ नाउन। नाउन बच्चों होते हैं नेमिंग वर्ड्स, समझ आ गया। इट इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नेम ऑफ द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस, उसके बाद कोई भी थिंग आ गया, और या फिर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी हो सकता है, कोई फीलिंग भी ये डिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, एनिमल भी हो सकता है ये, तो नाउन नेमिंग वर्ड्स। ठीक है, जबकि एडजेक्टिव क्या होता है बच्चों, ये विशेषण होता है। दीज आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ द नाउन। नाउन की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उनको एडजेक्टिव होते हैं, विशेषण। क्लियर है, तो अभी कुछ तो यहाँ पे नाउन है, तो नाउन बच्चों ये दिए गए हैं, एलिफेंट हाथी, फेस चेहरा, बिल्डिंग एंड वाटर, ये सारे नाउन है। तो वाटर तो थिंग है, बिल्डिंग भी थिंग है ऑब्जेक्ट, फेस मनुष्य का चेहरा, ठीक है, इसको थिंग मान सकते हैं, एंड एलिफेंट एक जानवर है। तो ये सारे के सारे नाउन है। अब इनको डिस्क्राइब करने के लिए मिक्सअप करके इन्होंने एडजेक्टिव्स दे दिए, समझ में आ गया, मिलावट में दे दिया।
आपको बताना कौन सा किसके साथ फिट हो सकता है। तो एडजेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं, सर्कुलर, गोल, स्ट्राइप्ड होता है धारीदार, जैसे जेब्रा नहीं होता हमारा। उसके बाद इनॉर्मस, बड़ा साइज का, बिग, मल्टी कलर्ड, कई कलर का, लार्ज, बड़ा, राउंड, गोल, चीयरफुल, हंसमुख, वाइल्ड, वाइल्ड क्या होता है, जंगली, ब्लू रेड ये दोनों कलर्स हैं, लार्ज बड़ा, मीडियम साइज का, लार्ज का थोड़ा सा छोटा, देन उसके बाद कोल्ड ठंडा। ठीक है, अब इसमें से कौन सा किसके साथ फिट बैठता है वो देखना है। तो हमको लिखना है इनके सपोर्टिंग एडजेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं नाउन एलिफेंट। बच्चों एलिफेंट को डिस्क्राइब करने वाले एडजेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं। एलिफेंट सर्कुलर नहीं हो सकता, गोल थोड़ी होता है एलिफेंट, स्ट्राइप धारीदार भी नहीं होता, इनॉर्मस बड़ा साइज का होता है तो हमने लिख दिया इनॉर्मस। एलिफेंट मल्टी कलर्ड भी नहीं होता है, ग्रे स्लेटी कलर का होता है। लार्ज हो सकता है बिल्कुल, तो हमने लार्ज भी लिख दिया। राउंड नहीं होता एलिफेंट। चीयरफुल, हाँ बिल्कुल, एलिफेंट का मूड पे डिपेंड करता है, एलिफेंट प्रसन्न भी हो सकता है और वो गुस्से में भी हो सकता है। ठीक है, वाइल्ड एनिमल बिल्कुल है ये, तो चीयरफुल और वाइल्ड दोनों आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं क्या, तो यहाँ वाइल्ड भी लगा सकते हैं बच्चों, वाइल्ड एनिमल होता है। ठीक है, उसके बाद ब्लू तो नहीं होता एनिमल, रेड भी नहीं होता, लार्ज हम लिख चुके हैं, मीडियम साइज भी हो सकता है, अगर हाथी का कोई बच्चा होगा, छोटा हाथी होगा, ग्रोन अप, पूरा फुल ग्रो नहीं किया है, तो इट कैन ऑल्सो बी मीडियम साइज। कोल्ड नहीं होता, समझ में गया। तो ये हमने एलिफेंट को डिस्क्राइबिंग सारे वर्ड्स हमने लिख दिए। कौन कौन से हो गए ये बच्चों, ये हो गए हमारे इनॉर्मस बड़ा साइज का, चीयरफुल, लार्ज, मीडियम साइज, वाइल्ड। ठीक है, तो ये सारे हम यूज कर सकते हैं, इनॉर्मस एलिफेंट, चीयरफुल एलिफेंट, लार्ज एलिफेंट, मीडियम साइज एलिफेंट, वाइल्ड एलिफेंट। ठीक है, चलिए अगला चेहरे को डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन सा है चेहरे के लिए, राउंड फेस। ठीक है, देन उसके बाद सर्कुलर फेस नहीं लिखेंगे बच्चों, राउंड फेस। उसके बाद चीयरफुल, प्रसन्नचित्त। ठीक है, चब्बी फेस, मोटा, चब्बी होता है मोटा फेस। ठीक है कि नहीं क्या, चब्बी। उसके बाद बच्चों का होता है नॉर्मली चब्बी फेस। रेड फेस, बिल्कुल लाल टमाटर की तरह के ये का फेस हो जाता है, कईयों का शर्म से लाल हो जाता है और किसी का बिल्कुल मेहनत करके लाल हो जाता है। ठीक है कि नहीं क्या, तो रेड फेस। ठीक है, ये भी हो सकता है, गुस्से से भी लाल हो जाता है कई बार। ठीक है ना, चलिए अगला क्या है, बिल्डिंग। ठीक है, तो बिल्डिंग के लिए हम क्या क्या शब्द यूज कर सकते हैं, सर्कुलर। बच्चों हमारी जो संसद है सर्कुलर बिल्डिंग। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग सर्कुलर हो सकती है। मल्टी कलर्ड, कई तरह के कलर यूज किए जा सकते हैं बिल्डिंग पे, मल्टी कलर्ड बिल्डिंग। देन उसके बाद इनॉर्मस, बहुत बड़ी साइज की बिल्डिंग। ब्लू, नीली बिल्डिंग हो सकती है, रेड, कलर कोई भी हो सकता है। लार्ज बिल्डिंग हो सकती है, मीडियम साइज हो सकती है। ये सारे के सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं किसके लिए बच्चों, बिल्डिंग के लिए। ठीक है कि नहीं क्या, देन उसके बाद अगला क्या आ गया हमारा, वाटर। वाटर बच्चों ऊपर से अगर हम सैटेलाइट फोटोज में देखें तो ब्लूइश कलर का दिखाई देता है, वैसे तो ट्रांसपेरेंट होता है लेकिन इट अपीयर्स ब्लू वाटर बॉडीज में, तो ब्लू लगा दिया हमने। और कोल्ड, ठंडा होता है पानी। ठीक है, तो ये और बाकी कुछ वाटर पे फिट बैठेंगे नहीं, तो ये सारे के सारे डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव्स हो गए इनके लिए। क्लियर है। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा चैप्टर 1 का जो ग्रामर सेक्शन है ये भी कंप्लीट होता है, तो इसको अच्छे से आप लोग समझ करके पूरा का पूरा अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, कौन सा, सुनामी वाला, उसका हम क्या क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसका जो पीछे का जो ग्रामर सेक्शन है वो डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये सारा का सारा चीज अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसको पूरा ढंग से वर्ड टू वर्ड एंड तक देख करके पूरा समझ करके देन ओनली यू विल नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। सो फॉर टुडेज वीडियो इतना ही, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।